मैं हूं आपका कुमार सर और आप देख रहे हैं सोशल बाई कुमार। आज की क्लास एक अजीब सी दुनिया की कहानी लाई है। किसी ने खूब कहा है बच्चों, राहों ने मिलके दुनिया बनाई, फिर लोगों ने दुनिया को समझाया। सफ़र, सौदा, जुबान और जायका सब ने मिलकर ग्लोबल वर्ल्ड रचाया। यानी कभी सिल्क, कभी सिल्वर, कभी मसालों की पुकारी, दुनिया एक दूसरे को छूती आई। यही है ग्लोबलाइजेशन की यारी। पुकारी मीन्स पुकारना। वाह सर, शुरुआत ही पोएटिक हो गई, मजा आ गया। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। सफ़र पर चलने से पहले हमेशा की तरह बच्चों, सब्सक्राइब और बेल बटन पर क्लिक कर दें। और अगर वीडियो पसंद आए, जो यकीनन आएगी ही, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और बिलीव मी, ये चैप्टर सिर्फ हिस्ट्री नहीं, आपकी प्रेजेंट लाइफ का मिरर भी है। सर, मतलब हम जो अमेज़ॉन से चीज़ें ऑर्डर करते हैं या नेटफ्लिक्स पे टर्किश सीरीज देखते हैं, वो सब इस ओल्ड ग्लोबलाइजेशन से लिंक्ड है। बिल्कुल। आप स्विगी से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, इटली का फूड हो या अमेरिका का चीज़ ब्रांड, इंडियन डिलीवरी बॉय, आप पबजी या बीजीएमआई खेलते हो, चाहे कोरिया का गेम हो, इंडिया में सर्वर हो और ग्लोबल टूर्नामेंट्स हो, ये सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ग्लोबलाइजेशन अब तो लाइफ बन चुका है बच्चों, बट इट्स रूट्स आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। इसी कहानी को ये चैप्टर बताता है। समझ गए सर? बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आप एंड टू एंड पढ़ेंगे एक ऐसी जर्नी जो दिखाती है कि दुनिया कैसे एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन तक इवॉल्व हुई। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट हेडिंग, प्री मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड, जहां एंशियंट सिविलाइजेशंस जैसे इंडस वैली ऑलरेडी ट्रेड कर रही थी वेस्ट एशिया के साथ। उस वक्त ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स सिर्फ सामान नहीं बल्कि आइडियाज, कल्चर्स, बिलीव्स और डिजीजेस भी कैरी करते थे। सिल्क रूट्स ने तो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया था। सिल्क, पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस सब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा पा रहे थे। और यहाँ ही हमने देखा फूड ट्रैवल्स, कैसे पोटैटोज, मेज, टोमेटोज, चिली जैसे फूड्स अमेरिका से एशिया और यूरोप तक आए, और स्पैगेटी का लिंक चाइनीज नूडल से हो सका। साथ ही बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे रिलीजन्स भी इन्हीं रूट्स को फॉलो करके पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए। फिर हम हेडिंग देखिए बच्चों सेकंड, 19th सेंचुरी वर्ल्ड में देखेंगे, जहां एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन को मशीन पावर बना दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने अपना कॉलोनियल एक्सपेंशन बढ़ा दिया और दुनिया भर में ग्लोबल एग्रीकल्चर का नया सिस्टम डेवलप हुआ। इस टाइम पीरियड में इंडेंचर्ड लेबर, मतलब जो लेबर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक फिक्स समय के लिए काम करने के लिए हायर किए जाते हैं, उनका मास माइग्रेशन और एक बिल्कुल नए वर्ल्ड इकोनॉमी सिस्टम का राइज हुआ, जहां वर्कर्स, गुड्स और कैपिटल ग्लोबल लेवल पर मूव करने लगे। आगे बढ़ते हुए थर्ड हेडिंग में हम देखेंगे इंटर वॉर इकोनॉमी और वर्ल्ड वॉर्स का इफेक्ट। ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को कोलैप्स के एज पर ला दिया। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू ने ट्रेड नेटवर्क्स को बिगाड़ दिया, लेकिन साथ ही नए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट किए। पोस्ट वॉर रिकवरी के साथ कंट्रीज ने दोबारा अपने इकोनॉमिक सिस्टम्स को रीबिल्ड किया। और फाइनली फोर्थ हेडिंग में देखेंगे बच्चों, पोस्ट 1945 ग्लोबल वर्ल्ड, रीबिल्डिंग अ ग्लोबल वर्ल्ड पोस्ट 1945। यहाँ IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसे हम कहते हैं, और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए, जिन्होंने इकोनॉमीज को स्टेबलाइज करने, लोन्स देने और ग्लोबल ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी फेज से हमारा मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है बच्चों, जहां टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन
और मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि MNCs ने दुनिया को और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड कर दिया। सर, मतलब पूरा चैप्टर एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्टोरी है, एंशियंट से लेके मॉडर्न तक। एग्जैक्टली लेकिन बच्चों, एग्जाम में ये सब कुछ नहीं आता। बोर्ड ने सिलेबस में सिर्फ चैप्टर की बिगिनिंग रखी है। मतलब सर, मतलब बेटा, ओनली सब टॉपिक्स 1.0 to 1.3 विल बी इवेलुएटेड इन बोर्ड एग्जाम्स। सर, इसे थोड़ा डिटेल में समझा देंगे प्लीज? श्योरली बेटा। अब हम एकदम क्लियर और सॉर्टेड तरीके से समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर बच्चों जो आप डिस्प्ले देख रहे हो उसमें एक स्नैपशॉट है जिसको मैंने आपकी cbseacademic.nic.in की वेबसाइट से लिया है। आप स्क्रीन के टॉप पर देखिए, मैंने सोर्स पे वेबसाइट नेम मेंशन कर दिया है। ये सेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे नोट्स में मिल जाएगी। आप इस स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं दिस इज फॉर द सेशन 2025 to 26 और यहाँ पर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में क्या क्या आएगा वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है, विच इज सब टॉपिक्स 1.0 से 1.3 तक। और हम आगे ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो एक स्मूथ रिदम से समझते हैं बच्चों कि एक्चुअली हमारा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके सर, सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं क्या नहीं आएगा, विच इज नॉट इन द सिलेबस फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर द सेशन 2025 to 26। फाइन सर, ठीक है। ध्यान से बच्चों सुनेंगे। जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इट इज फ्रॉम टॉपिक 1.4 टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। मतलब टिल 1.4 तक आ रहा है, मतलब 1.0 से 1.3 तक। 1.4 एंड अबव नहीं आएगा। टॉपिक्स जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 19th सेंचुरी माइग्रेशंस, इंडेंचर्ड लेबर, ग्रेट डिप्रेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, IMF, वर्ल्ड बैंक, पोस्ट 1945 ग्लोबलाइजेशन, जो कि इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स हैं, नथिंग फ्रॉम दीज, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों, पढ़ना वो है जो सिलेबस में है आपकी क्लास 10th के, जो अब आपके सामने स्क्रीन पर है। हेडिंग 1.0 द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें हम जानेंगे पुराने ज़माने में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लोगों का मूवमेंट और गुड्स, आइडियाज़, कल्चर्स, यहाँ तक कि कैसे डिजीजेस का ग्लोबल एक्सचेंज होता था। 1.1 की हेडिंग सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले ट्रेड रूट्स जहाँ से सिल्क, स्पाइसेस और प्रेशियस गुड्स के साथ साथ रिलीजन्स और कल्चर्स भी स्प्रेड होते थे। फिर हम पढ़ेंगे 1.2 फूड ट्रैवल्स लाइक स्पेगेटी एंड पोटैटो के बारे में, कैसे क्रॉप्स और फूड आइटम्स कॉन्टिनेंट्स के बीच ट्रैवल करके डाइट्स और इकोनॉमीज को टोटली चेंज कर देते हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो, नूडल्स। और इस चैप्टर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लास्ट हेडिंग है दैट इज 1.3 कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, जहाँ पर यूरोपियंस का सी रूट्स डिस्कवर करना, अमेरिका की कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेस का स्प्रेड, सिल्वर ट्रेड, माइग्रेशन और अर्ली ग्लोबल इकोनॉमी का राइज। सर, मैं अच्छे से समझ गई। बहुत अच्छे बेटा। और इसीलिए टू हेल्प ऑल माय पीयर मेंबर्स जॉयफुली मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं बोल सकती हूँ? वाई नॉट बेटा? इरशाद। सिल्क हो, स्पाइसेस हो या हो पोटैटो की कहानी, ग्लोबल वर्ल्ड की शुरुआत ही बन गई दुनिया की निशानी। इस सिलेबस को 1.0 से 1.3 तक रखना है याद। बोर्ड में आएगा बस यही, बाकी पढ़ेंगे हम इस क्लास के बाद। थैंक यू ऑल। सर, अब समझ आया, पूरा चैप्टर दुनिया की ग्लोबल स्टोरी है, लेकिन एग्जाम के लिए बस उसकी शुरुआत की कहानी इंपॉर्टेंट है। एंशियंट ट्रेड, फूड एक्सचेंज,
यूरोपियन अराइवल एटसेट्रा। बिल्कुल सही बेटा। और इसी शुरुआत को हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जिस सफर की बुनियाद मजबूत हो उसका रास्ता कभी मुश्किल नहीं होता। बहुत खूब सर, बहुत खूब, थैंक यू बच्चों। तो चलिए ग्लोबल वर्ल्ड की इस अद्भुत कहानी को एक सफर की तरह समझते हैं। गेट रेडी, क्योंकि आज के लेसन में पूरा वर्ल्ड टूर होने वाला है। तो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर सुपर कूल हिस्ट्री सीरीज ग्लोबल वर्ल्ड समझ ले यार। अब हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त टॉपिक पर, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, कैसे दुनिया ग्लोबल बनी। समवन राइटली सेड, जहां दुनिया जुड़ने लगी कहानी वहीं से शुरू हुई। इस पार्ट में आप ये समझेंगे कि ह्यूमैनिटी हमेशा से कनेक्टेड थी। चलो शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना? ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था कि एक क्लिक में बन जाता। इसके पीछे है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की कहानी। सर, मतलब पहले भी ग्लोबलाइजेशन होता था, और वो भी वाईफाई के बिना? बिल्कुल। पहले ट्रेड, ट्रैवल, माइग्रेशन, आइडियाज, कल्चर, यही सब दुनिया को जोड़ते थे। जमीन या एयर से सिर्फ नहीं, समुंदर से मेनली। सर बेसिकली दुनिया एक बड़ा सा नेटवर्किंग इवेंट थी। एग्जैक्टली और लोग वहां अपने गुड्स और आइडियाज का विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते थे। When did globalization begin? मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन तो लास्ट 50 इयर्स की बात है, पर असली जर्नी तो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले शुरू हो गई थी। ओह सर, मतलब हम ह्यूमंस बहुत पुराने ग्लोबल सिटीजन्स हैं। हाँ बेटा, हम तो ओजी ग्लोब ट्रॉटर्स थे। मतलब सर, मतलब द वेरी फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैवलर्स इन हिस्ट्री। मजेदार था सर, ओजी ग्लोबल ट्रॉटर्स। हाँ बच्चों, ओजी ग्लोब ट्रॉटर्स। अब हु में देखेंगे बच्चों, हु कनेक्टेड द अर्ली वर्ल्ड। अब बताओ किस किस ने दुनिया को जोड़ने में कंट्रीब्यूट किया? सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। सर मैं बताना चाहूँगा। सर मैं भी बताऊं? हाँ बच्चों, एक एक करके। ओके सर, ट्रैवलर्स जो एक्सप्लोर करने निकल जाते थे, बहुत अच्छे। सर ट्रेडर्स जो गुड्स का एक्सचेंज करते थे, बिल्कुल सही। सर मुझे लगता है प्रीस्ट्स एंड पिलग्रिम्स जो रिलीजियस जर्नीज पर जाते थे, करेक्ट है बेटा। सर और मुझे लगता है कि जो परसिक्यूशन से बचना चाहते थे, जहां सेफ्टी मिले वहां चले चलो, ऐसा भी हो सकता था ना? करेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया बच्चों, एक्सेलेंट। अब ये बताओ इन लोगों ने क्या कैरी किया होगा? सर गुड्स, सर मनी, बिल्कुल ठीक। सर आइडियाज, करेक्ट। सर स्किल्स, बहुत अच्छे। और कोई? सर इन्वेंशंस, बहुत बढ़िया, अगेन एक्सेलेंट बच्चों। सर एक चीज रह गई, क्या बेटा? सर डिजीजेस भी तो। ओ वंडरफुल। यस बच्चों, जर्म्स भी फ्री में ट्रैवल करते थे, और इनको तो वीजा भी नहीं चाहिए होता था। तो बच्चों, स्क्रीन पर जर्म्स को वीजा फ्री देखकर मुझे तो बड़ा मजा आया, और आपको? सर बहुत ही खूबसूरत वीडियो लगाई आपने। सर बड़े मजेदार थी सच में। जर्म्स तो वीजा फ्री होकर पूरी दुनिया में घूमते होंगे। करेक्ट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पर देखो, अगली हेडिंग है वेयर डिड अर्ली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हैपन। चलो एक ट्रैवल ट्रिप पर चलते हैं। 3000 सीई। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में आप क्या देख पा रहे हैं? सर बहुत सारे लेबर्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर मुझे तो मर्चेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों। तो यहाँ पर कहने का मतलब है आप गुड्स
की लोडिंग अनलोडिंग देख पा रहे हैं। इसमें लेबर्स हैं, इसमें यकीनन फिर मर्चेंट्स भी होंगे, इसमें आप फैमिलीज को भी देख रहे हैं जो कि उस वक्त ट्रेडिंग के लिए हेल्प कर रही है या ट्रेड कर रहे हैं साथ में। तो बच्चों ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कोस्टल ट्रेड करती थी, और करती थी वो वेस्ट एशिया के साथ। शिप्स चलते थे, गुड्स जाते थे, और आइडियाज भी ट्रैवल करते थे। हाँ सर, बहुत अच्छे से हम समझ पा रहे हैं और उस एरा को महसूस भी कर पा रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बच्चों। सर, तो कॉडीज का क्या सीन था? बहुत खूब बेटा। मालदीव्स की कॉडीज ये छोटी सी सी शेल्स चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक पहुंच गए थे। एक तरह का इनका इतना एक्सेप्टेंस पूरे ग्लोब में हो गया था कि ये एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में इस्तेमाल होने लग गए थे। सर, मतलब क्रिप्टो से ज्यादा पुरानी करेंसी कॉडीज थी? बिल्कुल बेटा, आप कह सकते हो कॉडीज इक्वल टू एंशिएंट बिटकॉइन। इंटरेस्टिंग सर। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस? अब बताओ, लोग इतनी दूर क्यों निकल पड़ते थे? सर, ये तो बहुत आसान है, ये हम सब मिलके बता दें। हाँ सर। हाँ बच्चों, बिल्कुल, लेकिन वन बाय वन। ओके सर। सर, फॉर नॉलेज, बिल्कुल सही। सर, फॉर अपॉर्चुनिटीज, करेक्ट। सर, फॉर रिलीजन, बिल्कुल सही बेटा। सर, फॉर स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल कह सकते हैं, करेक्ट। सर, आई बिलीव फॉर सेफ्टी, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। पर एक और रीजन था, वो क्या था सर? सोचो तो। आप बता दो सर। ठीक है, दैट वॉज क्यूरियोसिटी। ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल एक्सप्लोरर्स सिंस द वेरी बिगनिंग। हाँ सर, ये तो है, करेक्ट। सर, इसका मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस के दादाजी भी ट्रैवलर हो सकते थे? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाउ हाउ डिड डिजीजेस ट्रैवल? जब लोग ट्रैवल करते थे, उनके साथ इनविजिबल ट्रैवलर्स भी जाते थे। सर, इनविजिबल ट्रैवलर्स, ये कैसे ट्रैवलर्स होते थे? हाँ बेटा, इनविजिबल। कैसे सर, और कौन थे ये इनविजिबल ट्रैवलर्स? बच्चों, देवर जर्म्स। ओह, हाँ सर, रियली जर्म्स कैन बी इनविजिबल ट्रैवलर्स। थैंक यू। एग्जैक्टली बच्चों, जर्म्स कैन बी इनविजिबल ट्रैवलर्स। 7th सेंचुरी से जर्म्स का मूवमेंट ट्रेस होता है, और 13th सेंचुरी तक ये बहुत वाइड स्प्रेड हो गए थे। सर, एक तरह से जर्म्स ने भी ग्लोबलाइजेशन कर दिया। हाँ सर, वो तो बिना पासपोर्ट के ही ग्लोबल हो गए। करेक्ट बच्चों। अब इंपॉर्टेंट टेकअवेज देख लेते हैं। स्क्रीन पर देखो, बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे इन येलो बॉक्स। हाँ सर, दुनिया हमेशा से कनेक्टेड रही है। ट्रेड, ट्रैवल, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, सब मिलकर दुनिया बनाते आए हैं। सर, इंडस वैली ट्रेडेड विद वेस्ट एशिया, करेक्ट। सर, कॉडीज ट्रैवल्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, बिल्कुल सही। सर, डिजीजेस भी तो ग्लोबल ट्रैवलर्स थे। करेक्ट। और सर, ये सब मिलाकर हमारी वर्ल्ड जो आज दिखती है वैसी बनी। एग्जैक्टली बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन मॉडर्न नहीं, एंशियंट स्टोरी का सीक्वल है। करेक्ट सर। तो बच्चों, ये था प्री मॉडर्न वर्ल्ड का फन टूर। अगर आपको ये स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट लिखो कॉडीज इक्वल टू एंशियंट बिटकॉइन। अब आपके सामने है स्क्रीन पर फिगर 1, शिप कार्विंग ऑन मेमोरियल स्टोन। शिप की आकृति की नक्काशी की गई है स्टोन में। ये इमेज वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से ली गई है और डेट है 10th सेंचुरी सीई। अब देखते हैं ये कार्विंग क्या बताती है। सर, मैं कोशिश करूं? जरूर बेटा। सर, ये स्टोन पे क्लियरली एक शिप की डिटेल्ड इमेज है। सेल्स, स्ट्रक्चर और डिजाइन सब दिखाई दे रहा है। सर, मतलब लोग तब
शिप्स को अच्छे से जानते थे। बहुत बढ़िया। यस बेटा, इसका मतलब है सी ट्रैवल और मैरीटाइम नॉलेज उनके डेली लाइफ का पार्ट था। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? ये कार्विंग हमें बताती है कि ओशनिक ट्रेड कोस्टल कम्युनिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 9th सेंचुरी से ऐसे शिप कार्विंग्स रेगुलरली मेमोरियल स्टोन्स पे दिखने लगे। सर मतलब सिर्फ ट्रेडर्स या सेलर्स के लिए ही ये स्टोन्स बनाए जाते थे? हाँ बेटा, जो लोग समंदर से जुड़ा काम करते थे यानी ट्रेडर्स और सेलर्स, उनको शिप कार्व स्टोन से ऑनर किया जाता था। ओ, अब क्लियरली समझ गई सर। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर बच्चों। अब स्क्रीन पर देखो, वेयर वॉज दिस हैपनिंग? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, गोवा, कर्नाटका, केरला एक्टिव मैरीटाइम लिंक्स मेंटेन कर रहे थे। विथ whom? विथ अरब, अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडर्स। शिप्स स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस मेटल्स और गुड्स ले जाती और ले आती थी। सर मतलब इंडिया का सी ट्रेड सिस्टम मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन से काफी पहले से फुल्ली एक्टिव था। एग्जैक्टली बच्चों, ये कार्विंग हिस्टोरिकल एविडेंस है कि लोग कैसे और कहाँ ट्रैवल करते और ट्रेड करते थे। What does it reveal about the time? Coastal regions of India were connected internationally. Maritime trade played a role in economy. आप कह सकते हो key role in economy. Sea roads were very busy long before modern globalization. सर मतलब लोग तब भी इंटरनेशनल डिलीवरी कर रहे थे, लेकिन शिप्स के साथ और वाईफाई के बिना। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। शिप्स इक्वल टू एंशियंट अमेज़न प्राइम, थोड़ी सी स्लो पर सेम काम। okay, अब हेडिंग 1.1 सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड में आ जाते हैं। ओके सर, इसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग ग्लोबल हिस्ट्री। बच्चों सोचो, पूरे एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट किया गया। सर मतलब व्हाट्सएप ग्रुप? बिल्कुल बेटा, पर एंशियंट स्टाइल में। नो वाईफाई, नो इंटरनेट, सिर्फ कैमल, हॉर्स, शिप और ह्यूमन एनर्जी। वाह सर, सो फनी। ओके बच्चों, अब हम अगली हेडिंग देखते हैं स्क्रीन पर। What were these silk routes? सिल्क रूट्स को कह सकते हैं एंशियंट ट्रेड रूट्स। लैंड और सी दोनों ये कनेक्ट करते थे एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका। सर मतलब सिर्फ ट्रेड ही नहीं, कल्चर भी ट्रैवल करता था क्या? एग्जैक्टली बेटा, सिल्क रूट्स मतलब ट्रेड प्लस कल्चरल एक्सचेंज का सुपर हाईवे। ओह सुपर कूल। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। When did the Silk routes exist? Before Christian era, that is before 1 CE. Continue हुआ till 15th century. सर मतलब 1500 साल। बच्चों ये रूट thousands of years तक काम करता रहा। वाओ सर, वाओ। हाँ बच्चों, thousands of years. Why are they called silk routes? क्योंकि चाइनीज सिल्क ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करता था। सिल्क इतना वैल्यूबल था कि रूट का नाम ही सिल्क रूट पड़ गया। सर मतलब उस टाइम सिल्क प्राडा और गुची का काम करता था। बिल्कुल बच्चों, एंशियंट लग्जरी गुड्स का सुपर हिट आइटम सिल्क को कह सकते हैं उस समय का। नाउ वेयर डिड द सिल्क रूट्स कनेक्ट? चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका। सर मतलब एक मैसिव ग्लोबल हाईवे। यस बेटा, एकदम इंटरनेशनल एक्सप्रेस नेटवर्क। ओके सर, अब हु यूज द सिल्क रूट्स? ट्रेडर्स गुड्स कैरी करने के लिए, मिशनरीज क्रिश्चियनिटी और इस्लाम स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स आइडियाज और रिलीजन ले जाने के लिए, ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम्स नॉलेज और रिलीजन शेयर करने के लिए। सर
मतलब एक रूट पे सब एक ही टाइम पे काम कर रहे थे। बिल्कुल बच्चों, ट्रेड भी, रिलीजन भी और आइडियाज भी, ऑल इन वन पैकेज। वाओ सर, मजा आ रहा है। वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग भी देखते हैं, विच गुड्स ट्रैवल्ड अलोंग द सिल्क रूट्स। सर ये मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर चाइना से सिल्क और पॉटरी, ओके। फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स। बिल्कुल सही बेटा। सर अब मैं बता दूं, हाँ। और सर यूरोप से गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत बढ़िया बेटा। सर मतलब एकदम ग्लोबल शॉपिंग मॉल जैसा। एग्जैक्टली बेटा। बस चेकआउट काउंटर नहीं था और डिलीवरी में मंथ्स लगते थे। बहुत मजेदार सर, बहुत मजेदार। ओके, अब देखते हैं बच्चों, हाउ हाउ डिड कल्चर स्प्रेड। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज साथ साथ हुआ। बुद्धिज्म ईस्टर्न इंडिया से ईस्ट और सेंट्रल एशिया, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम मिशनरीज के थ्रू। सर मतलब रिलीजन भी ट्रैवल करता था ट्रेड के साथ, इजंट इट? करेक्ट बेटा। रिलीजन का फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम था। ओह ठीक है बच्चों। अब इंपॉर्टेंट टेकअवेज देख लेते हैं। सिल्क रूट्स मतलब अर्ली ग्लोबलाइजेशन का प्रूफ। सिर्फ ट्रेड नहीं, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज भी। एग्जिस्ट ओवर 1500 ईयर्स। मेजर रिलीजन स्प्रेड हुए लाइक बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। गुड्स मतलब ईस्ट टू वेस्ट कौन से? सिल्क, स्पाइसेस एंड पॉटरी। और वेस्ट टू ईस्ट कौन से? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा, गोल्ड एंड सिल्वर। वेरी गुड। और एंशियंट वर्ल्ड वाज ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड। सर मतलब दुनिया ऑलरेडी कनेक्टेड थी और हम सोचते हैं कि मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन से ही ये सिर्फ शुरू हुई। हाँ बच्चों, और यही चैप्टर का मैजिक है। पास्ट में भी दुनिया का नेटवर्किंग गेम चल रहा था। ओके सर। अब फिगर 2 को देख लेते हैं बच्चों, विच इज फ्रॉम केव 217 मोगाओ ग्रॉटस, गैंसू चाइना, डेटेड 8th सेंचुरी सीई। और गेस करो, ये पेंटिंग हमें दिखाती है सिल्क रूट या कुछ और? सर सिल्क रूट के ट्रेडर्स की जर्नी। वेरी गुड बेटा। वॉट द पेंटिंग शोज। बच्चों इस पेंटिंग में क्लियरली कैरवान ऑफ ट्रेडर्स दिखाए गए हैं, हॉर्सेस और कैमल्स के साथ। हाँ सर हम देख पा रहे हैं। वेरी गुड। ट्रेडर्स कैरी कर रहे हैं पैक्स, बॉक्सेस, बेल्स ऑफ व्हाट? सिल्क, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स और अदर लग्जरी गुड्स के। बैकग्राउंड में हम माउंटेन्स और डेजर्ट्स देख पा रहे हैं, मतलब रूट का टेरेन भी काफी डिफिकल्ट होता था। सर मतलब ट्रेडर्स का काम इजी नहीं था। बिल्कुल बेटा। बहुत लॉन्ग जर्नीज, हार्श डेजर्ट्स और डेंजरस माउंटेन्स, एडवेंचर का लेकिन फुल पैकेज भी होता था। हाँ सर ये तो है। व्हाट इट टेल्स अस अबाउट द सिल्क रूट। सर हम बताएं? वेरी गुड। सर एक्टिव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। करेक्ट। 8th सेंचुरी तक सिल्क रूट फुल्ली बिजी नेटवर्क बन चुका था बच्चों। चाइना से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से इंडिया, इंडिया से बियॉन्ड, और सेम वाइस वर्सा रूट को फॉलो किया जाता था। सर दूसरा मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर रोल ऑफ ट्रेडर्स। बिल्कुल सही। ट्रेडर्स ट्रेवल इन कारवांस फॉर सेफ्टी एंड सपोर्ट लॉन्ग एंड डेंजरस पाथ्स। नो प्रॉब्लम लेकिन, क्योंकि टीम वर्क से क्रॉस कर जाते थे। ये तो है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी मुश्किलें हो, अगर हम सारे बच्चे एक साथ दोस्त बन जाएं, टीम वर्क में काम करें, तो क्या उनको पार नहीं कर सकते? यस सर, हम सब साथ हों तो कोई भी मंजिल हम पार कर सकते हैं, कोई भी मंजिल अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, वैसे ही उस वक्त भी होता था। सर थर्ड मैं बता दूं? हाँ बेटा। सर एक्सचेंज ऑफ मोर देन गुड्स। वेरी गुड। सिर्फ सिल्क और स्पाइसेस नहीं, जैसा हमने अब तक पढ़ा, आइडियाज, रिलीजन्स, टेक्नोलॉजीज और आर्ट स्टाइल्स भी ट्रैवल करते थे। राइट सर। और सर चाइनाज कनेक्शन विद द वर्ल्ड। करेक्ट बेटा। पेंटिंग क्लियरली दिखा रही है चाइना का ट्रेड, कल्चर और डिप्लोमेसी के थ्रू स्ट्रॉन्ग लिंक कैसे उनका बना था विद द आउटसाइड वर्ल्ड। सर मतलब चाइना का ग्लोबल नेटवर्क 8th सेंचुरी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। करेक्ट बेटा। और ये पेंटिंग एक एंशियंट इंस्टाग्राम स्टोरी जैसी है, जो शो करती है
दुनिया का कनेक्टेड नेटवर्क। करेक्ट सर। अब देखते हैं बच्चों व्हाई दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट। स्क्रीन पर येलो बॉक्स में। ओके सर। विजुअल प्रूफ ऑफ हाउ सिल्क रूट वर्कड shows ancient globalization centuries before modern globalization, highlights Silk Route as a bridge connecting China, India, Central Asia, West Asia and Europe. सर मतलब एक पेंटिंग से हिस्ट्री का पूरा वर्ल्ड टूर समझा जा सकता है। एग्जैक्टली बेटा। आर्ट के थ्रू हम देख सकते हैं ट्रेड, कल्चर और सिविलाइजेशन का फ्यूजन। तो बच्चों फिगर 2 हमें क्या बताता है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सर सिल्क रूट के ट्रेडर्स का एडवेंचर, बिल्कुल सही। सर गुड्स, आइडियाज, रिलीजन्स और टेक्नोलॉजी का ट्रैवल, करेक्ट बेटा। सर चाइना और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का कनेक्शन, बिल्कुल सही। सर लॉन्ग बिफोर मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन दुनिया ऑलरेडी इंटरलिंक थी, बहुत खूब बच्चों। सर मतलब एंशियंट चाइना का Amazon प्लस गूगल मैप्स प्लस व्हाट्सएप नेटवर्क। हाँ बेटा एग्जैक्टली बस डिलीवरी में मंथ्स लगते थे इंस्टेड ऑफ मिनट्स। अब इस स्लाइड पर थोड़ा सिल्क रूट को और डिटेल में जानेंगे। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कुछ स्कॉलर बच्चों के डिमांड पर मैंने यहाँ ऐड किया है, विच विल जस्ट टेक 2 more minutes बच्चों। ओके सर। सिल्क रूट या सिल्क रोड एक वास्ट नेटवर्क ऑफ लैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड रूट था जो कनेक्ट करता था चाइना, सेंट्रल एशिया, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया और यूरोप को। ये रूट सिर्फ गुड्स के लिए नहीं बल्कि आइडियाज, कल्चर, रिलीजन और टेक्नोलॉजी के लिए भी एक सुपर हाईवे जैसा था। एंशियंट और मेडाइवल वर्ल्ड का ये एकदम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज का सेंटर भी था। चलिए टाइम मशीन में चलते हैं और देखते हैं इसका एरा। सिल्क रूट फ्लरिश हुआ मेनली 2nd सेंचुरी बीसी से 14th सेंचुरी सीई तक। शुरू हुआ था हान डायनेस्टी, चाइना 2nd सेंचुरी बीसीई के टाइम से, जो पीक पर पहुंचा ड्यूरिंग टैंग डायनेस्टी 7th to 10th सेंचुरी सीई, और मंगोल एम्पायर 13 to 14th सेंचुरी सीई ने इसको बहुत स्ट्रांग बना दिया। इमेजिन करो बच्चों सेंचुरीज तक लोग कैमल और कैरवां के साथ माउंटेन्स, डेजर्ट्स और लॉन्ग डिस्टेंसेस क्रॉस करते थे बिना प्लेन्स और ट्रेन्स के। सच में सर कितना टाइम लग जाता होगा और कितना थक जाते होंगे ये, क्योंकि बच्चों सफ़र बहुत कष्टदायक होता था। आप सोचो मीलों की जर्नी, आप ऊंट के ऊपर बैठ के सफ़र कर रहे हो या घोड़ों के ऊपर, कभी हाथी के ऊपर, कभी किसी जानवर के ऊपर, तो रफ्तार तो कम होगी ही होगी, और जो वेदर कंडीशंस होंगे अलग अलग जगहों पे, कभी बहुत तेज बारिश, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत तेज ठंड, तो कितना मुश्किल होता होगा। सर बहुत से लोग तो बीमार पड़ जाते होंगे। हाँ बच्चों सभी लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते थे जितनी सेफ्टी से आज सभी लोग अपनी मंजिल पहुंच पाते हैं। सच में सर। अब देखते हैं सिल्क रूट का नेटवर्क। ये नेटवर्क कनेक्ट करता था चाइना, शैंगेन, बीजिंग, लैंजाओ, शंघाई। सेंट्रल एशिया में काशगर, समरकंद, मऊ, बाल्च। इंडिया में तक्षशिला, दिल्ली, पटना। पर्शिया में सिलिशिया और सेटिस्फोन। अरेबिया एंड इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया, डेमास्कस। और यूरोप में कॉन्स्टेंटिनोपोल। इस नेटवर्क ने अलाउ किया पीपल, गुड्स, कल्चर्स और आइडियाज का क्रॉस कॉन्टिनेंटल ट्रैवल। और गुड्स सर, वाह, चाइना से सिल्क, पोर्सिलेन, पेपर, टी, लैकरवेयर। इंडिया से स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स और बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स। और सेंट्रल एशिया से घोड़े, जेड, फर। पर्शिया से कारपेट्स, डेट्स, मेटल गुड्स। अरेबिया से इंसेंस, परफ्यूम्स, ग्लासवेयर। और यूरोप से गोल्ड, सिल्वर, वाइन, ऑलिव ऑयल। एकदम एंशियंट अमेज़न प्लस एचसी प्लस ईबे का कॉम्बो बच्चों। सिल्क रूट सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं था बल्कि आइडियाज और रिलीजन के लिए भी सुपर हाईवे जैसा था। बुद्धिज्म इंडिया से चाइना और जापान तक ट्रैवल हुआ। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी
मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स के थ्रू स्प्रेड हुए। टेक्नोलॉजी और साइंस भी ट्रैवल करते रहे। चाइना से पेपर और प्रिंटिंग, इंडिया से नंबर सिस्टम और एस्ट्रोनॉमी, आर्ट और कल्चर भी एक्सचेंज होता था। पेंटिंग स्टाइल्स, पॉटरी, स्कल्पचर्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे। इवन डिजीजेस ट्रैवल कर रहे थे, जैसे 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ। तो क्यों इंपॉर्टेंट है सिल्क रूट? सर, ये अर्ली ग्लोबलाइजेशन का प्रूफ है। सेंचुरीज बिफोर मॉडर्न वर्ल्ड सिविलाइजेशंस को इकोनॉमिकली और कल्चरली कनेक्ट किया और ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक परमानेंट लिंक क्रिएट किया। बहुत बढ़िया बेटा। सिल्क रूट का मैजिक यही था, एक रूट, एंडलेस स्टोरीज और सेंचुरीज का ग्लोबल एडवेंचर। सर, सच में सिल्क रूट वाज सो अमेजिंग एंड मेनी थैंक्स टू यू। कूल है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। अब हेडिंग 1.2 फूड ट्रैवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। अब हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, फूड ट्रैवल्स। सर, फूड ट्रैवल्स? हाँ बेटा। हैव यू एवर थॉट हाउ स्पैगेटी और पोटैटो came to your plate? Not really, sir. Okay. Sir, spaghetti तो इटली का है ना? Exactly. So spaghetti की स्टोरी एक्चुअल शुरू होती है इटली से? नहीं बच्चों, चाइना से। चाइना से? पर इटली में ही तो होता है पास्ता। राइट बच्चों। नूडल्स का कॉन्सेप्ट चाइना से वेस्ट तक ट्रैवल हुआ और इवेंचुअली स्पैगेटी बन गया। एक और थ्योरी कहती है कि अरब ट्रेडर्स ने 5th सेंचुरी में सिसिली में पास्ता इंट्रोड्यूस किया। वाओ, मतलब एक प्लेट स्पैगेटी में दुनिया की जर्नी है। बिल्कुल बच्चों। और ये सिर्फ स्पैगेटी नहीं, पोटैटोज, टोमेटोज, मेज, चिलीज, ये सब अमेरिका से आए। अमेरिका से? मतलब यूरोप और एशिया में पहले ये नहीं थे सर? एग्जैक्टली बेटा, नहीं थे। कोलंबस के बाद 1492 में ये फूड्स यूरोप और एशिया में स्प्रेड हुए और बिलीव इट और नॉट, पोटैटो ने पुअर यूरोपियंस की लाइफ लिटरली चेंज कर दी। सर, वो कैसे? पोटैटोज चीप थे, इजी टू ग्रो थे और फिलिंग भी। फिलिंग मतलब भूख को मिटा देने की क्षमता रखने वाला फूड। यूरोप के पुअर लोगों के लिए ये तो एक लाइफ सेवर बन गया था। लेकिन ओवर डिपेंडेंस का रिस्क भी होता है बच्चों। हाँ सर, वो तो होता है। ओह सर, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई? क्या हुआ था सर? जरूर बच्चों। आयरलैंड में मिड 1840s में पोटैटो क्रॉप डिजीज से डिस्ट्रॉय हो गई। रिजल्ट, पोटैटो फेमीन, मास स्टारवेशन, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डेड। सीरियसली सर, सिर्फ एक क्रॉप के फेल होने से इतना डिजास्टर? हाँ बच्चों, इसीलिए लेसन यहाँ पे ये मिलता है, बैलेंस इज द की। सो सर, food isn't just food, it's like history, culture and travel. Exactly बच्चों। Food tells us stories of traders, travelers, explorers and even entire civilizations. मतलब सर, every time I eat spaghetti or potato, I'm eating a piece of history. Spot on बेटा, spot on. Okay. अब हम दो सुपर इंटरेस्टिंग फिगर्स देखेंगे बच्चों। पहला फिगर है फिगर 3 फ्रॉम मार्को पोलोज बुक ऑफ ट्रैवल्स 15th सेंचुरी। सर, मार्को पोलो, वो जो एशिया घूम के आए थे? बिल्कुल। सो फिगर 3 में हम देख पा रहे हैं वेनेटियन मर्चेंट्स यानी वेनिस के ट्रेडर्स जो एशियन मर्चेंट से मिल रहे हैं और गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड हो रहा है। करेक्ट बेटा। वेनिस वॉज यूरोप्स रिचेस्ट ट्रेडिंग सिटी और द ओरिएंट का मतलब है चाइना, इंडिया, पर्शिया और सेंट्रल एशिया। यह फिगर दिखा रहा है कि मिडाइवल टाइम्स में दुनिया ऑलरेडी कनेक्टेड थी। मतलब सर, ग्लोबलाइजेशन 1400s में ही स्टार्ट हो गया था। यस बेटा, ये वही समय था जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत थी नॉर्थ में, विजयनगर एम्पायर साउथ में और बहमनी सल्तनत कहाँ पर? सर, डेक्कन में। बिल्कुल, इनका रूल हुआ करता था। वाह सर, अब मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ उस सिरा को।
थैंक यू, मैं समझ गई, वेरी गुड बेटा। अब चलते हैं फिगर 4 की तरफ। द आयरिश पोटैटो फमीन 1849। पोटैटो फमीन, आलू का सूखा। सर ये कैसे पॉसिबल है? ये इमेज इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ का है बच्चों, तो मतलब यकीनन ये हुआ था। हाँ सर, न्यूज़ में था तो डेफिनेटली, बिल्कुल। हम देखते हैं यहाँ पर हंग्री आयरिश चिल्ड्रन डिगिंग थ्रू अ फील्ड कि कुछ लेफ्ट ओवर पोटैटोज ही मिल जाएं। सो सैड ना सर। सच में इस स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं इमेज में मदर और सन किस तरह से पोटैटो को गड्ढा खोद खोद के ढूंढ रहे हैं। करेक्ट बच्चों। सर मतलब बच्चे भी भूख से कुछ भी ढूंढ रहे थे। करेक्ट बेटा, एक्सक्लूसिवली स्पेशली पोटैटो। पोटैटो फेलियर का रीजन था अ प्लांट डिजीज दैट डिस्ट्रॉयड देयर एंटायर क्रॉप। और क्योंकि गरीब लोग मोस्टली पोटैटो पे निर्भर थे, पोटैटो खा के अपना जीवन चलाते थे, स्टार्वेशन बहुत ज़्यादा हो गया। स्टार्वेशन मतलब भूखमरी। सर तब तो बहुत लोग मारे गए होंगे। हाँ बच्चों, अराउंड 1 मिलियन। सर मतलब 10 लाख। करेक्ट बच्चों। और 2 मिलियन लोग मतलब कि 20 लाख लोग माइग्रेट कर गए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। सो एक क्रॉप फेल होने से पूरे सिस्टम का सोशल और डेमोग्राफिक चेंज हो गया सर। करेक्ट बच्चों। मतलब सर फूड इतना पावरफुल भी हो सकता है। एग्जैक्टली बेटा। फिगर 3 और फिगर 4 दोनों यही बताते हैं। फूड सिर्फ प्लेट में नहीं बल्कि हिस्ट्री, ट्रेड और ह्यूमन सर्वाइवल का भी पार्ट है। सर मतलब हमारे एंसेस्टर्स का फूड काफी एडवेंचरस था और रिस्की भी। स्पॉट ऑन बेटा। फूड कनेक्ट्स कॉन्टिनेंट्स, कल्चर्स एंड इवन डिटरमाइंस लाइफ और डेथ समटाइम्स। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पोटैटो या स्पेगेटी खाएं, याद रखें हर बाइट में एक एपिक जर्नी और हिस्ट्री छुपी है। वाह सर, क्या खूब समझाया आपने। दोस्तों इस बार तो सर के लिए हो जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ओके, अब इस चैप्टर का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लास्ट टॉपिक है वो हम समझ लेते हैं। हेडिंग 1.3 कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। अब हम एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी डिस्कस करेंगे। कैसे 16th सेंचुरी में वर्ल्ड कनेक्टेड हुई और कैसे जर्म्स, सिल्वर और शुगर ने हिस्ट्री को लिटरली ट्विस्ट कर दिया। सर जर्म्स ऑलरेडी स्केरी लग रहा है, अभी मैं तो पोटैटो खाते हुए भी डरने लग जाऊंगी सर। जर्म्स का रोल भी इतना शॉकिंग है, आपको लग सकता है जैसे हॉरर मूवी चल रही हो। पर कोई नहीं, पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे ग्लोबल कनेक्शंस स्टार्ट हुए। ओके सर। सो इमेजिन अ सीन, 1500s का यूरोप, सेलर्स का प्लान, लेट्स फाइंड एशिया, और एक्सीडेंटली अमेरिका भी मिल गया। सर एक्सीडेंटली मतलब कोलंबस को पता नहीं था कि वो अमेरिका लैंड पे आ जाएंगे। बिल्कुल, वो सोच रहे थे एशिया पहुंचेंगे, एशिया के स्पाइसेस मिलेंगे, पर मिला तो कुछ और सर इंडियन ओशन का क्या सीन था फिर उस वक्त? इंडियन ओशन तो बच्चों ऑलरेडी फुल ऑन पार्टी मोड में था। ट्रेडर्स, गुड्स, नॉलेज, कल्चर सब ट्रैवल करते थे और इंडिया सेंटर स्टेज, बॉलीवुड स्टाइल हब ऑफ ट्रेड। सर मतलब यूरोप पहले कुछ नहीं कर रहा था, कह सकते हैं बच्चों यूरोप बस लेट अराइवल मोड में था। लेकिन जब अमेरिका और सी रूट्स डिस्कवर हुए, बूम, यूरोप का वेल्थ और इन्फ्लुएंस स्काई रॉकेटेड। अब अमेरिका की बात करते हैं। ओके सर, पहले तो आइसोलेटेड था, क्रॉप, लैंड, मिनरल्स सब एकदम न्यू। यूरोप और एशिया की इकोनॉमीज को टोटल मेकओवर दिया। सर तो सिल्वर का क्या सीन था उस वक्त? श्योर बेटा, सिल्वर फ्रॉम पेरू और मैक्सिको। इमेजिन यूरोप सडनली रख गया एटीएम का अनलिमिटेड कार्ड। सिल्वर ने ट्रेड फाइनेंस किया और एशिया और लेजेंड्स लाइक एल डोराडो स्टार्ट हुए। सिटी ऑफ गोल्ड समवेयर इन द जंगल, प्रोबेबली फुल ऑफ वाईफाई टू। सर सो फनी, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू बच्चों। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बेटा। सर अमेरिका कॉन्कर कैसे हुआ था?
कोई बहुत खास वेपन था क्या? वेपन्स ने तो हेल्प किया बच्चों, लेकिन बिगेस्ट वेपन था जर्म्स। जर्म्स? हाँ बेटा, जर्म्स। जर्म्स लाइक स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा यूरोपियंस अननोइंगली लेके आए। नेटिव अमेरिकन के पास इम्यूनिटी 0% थी और बूम, इंटायर कम्युनिटीज वैनिस्ड। सर मतलब ह्यूमंस ही ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। सच अ हॉररफुल सीन। एग्जैक्टली बच्चों। अब इमेजिन अ स्वॉर्ड वर्सेस इनविजिबल वायरस बैटल। स्वॉर्ड तो फाइट करेगा, लेकिन वायरस इनविजिबल असैसिन। ओ माय गॉड सर, पूरी स्वॉर्ड यहाँ पे कितनी वीक महसूस कर रही होगी कि मैं हूं तो स्वॉर्ड, लेकिन जिसको मुझे हमला करके मारना है वो दिख ही नहीं रहा। सो डेंजरस। एब्सोल्युटली बच्चों, वेरी करेक्ट। अब माइग्रेशन की स्टोरी सुनते हैं। ओके सर। यूरोप वॉज फुल ऑफ कियोस। हर तरफ पॉवर्टी, हंगर, क्राउडेड सिटीज, डेडली डिजीजेस, रिलीजियस परसिक्यूशन। thousands and thousands migrated to America. सर वहाँ क्या हुआ फिर? प्लांटेशंस, कॉटन और शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। बट सैड रियलिटी भी है बच्चों। वो क्या सर? इट इंस्लेव्ड अफ्रीकन्स का लेबर यूज हुआ। ओ मतलब स्लेव ट्रेड। करेक्ट बच्चों। एक तरफ वेल्थ का बूम हो रहा था, दूसरी तरफ ह्यूज ह्यूमन सफरिंग। सर और चाइना और इंडिया का क्या हाल था उस समय? बेटा, अंटिल 18 सेंचुरी चाइना और इंडिया रिचेस्ट रीजन थे वर्ल्ड के। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग सर। करेक्ट बच्चों। इट वॉज लीडिंग इन एशियन ट्रेड, सब एडमायरर्स के जैसे। लेकिन 15 सेंचुरी से चाइना ने बोला, भाई फॉरेन कॉन्टेक्ट रिड्यूस करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, और उसका आइसोलेशन मोड ऑन हो गया। ओह नो, तो वर्ल्ड का सेंटर शिफ्ट हुआ क्या सर? बिल्कुल बच्चों, होना ही था। अमेरिकाज के राइज और चाइना के डिक्लाइन प्लस यूरोपियन वेल्थ फ्रॉम सिल्वर, यूरोप became the new global economic center. Europe was like, finally, boss level unlocked. मतलब सर अब यूरोप वर्ल्ड पावर जैसा काम करने लगा। एग्जैक्टली बच्चों। जर्म्स, सिल्वर, माइग्रेशन, सब ने फिर वर्ल्ड चेंज कर दिया। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज और ट्रेड, यही तीन पिलर्स ने 16th सेंचुरी ग्लोबल कनेक्शंस को रीडिफाइन किया। ओ सर, तभी इस हेडिंग का टॉपिक ही है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। करेक्ट बच्चों। सर सर तो नेक्स्ट टाइम जब मैं शुगर या कॉटन देखूं, मैं भी हिस्ट्री का पार्ट हूं। एवरी बाइट, एवरी कॉइन, एवरी थ्रेड हैज अ स्टोरी बच्चों। और आपने अब ये स्टोरी अच्छे से समझ ली है। हाँ सर, तो याद रखना है, स्मॉल पॉक्स मतलब सर इनविजिबल हॉरर। करेक्ट। सिल्वर मतलब सर यूरोप का एटीएम। करेक्ट। शुगर एंड कॉटन मतलब सर प्लांटेशन का ड्रामा। और ये तीन ने मिलके वर्ल्ड को फॉरएवर चेंज किया। तो ये याद रखेंगे। श्योर सर। सर हिस्ट्री कभी इतनी फन नहीं लगी। और ये तो बस बच्चों 16th सेंचुरी का ट्रेलर था। फुल मूवी आप नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओह ओके सर, थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन बच्चों। अब बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर बॉक्स 1 के नाम से एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसको भी क्विकली समझ लेते हैं। ओके सर। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक शॉकिंग बट थोड़ा स्केरी पार्ट ऑफ हिस्ट्री विच इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वॉरफेयर। वॉरफेयर? हाँ बच्चों, वॉरफेयर का मतलब यूजुअली गन्स, सोर्ड्स और आर्मीज होता है, राइट? हाँ सर। लेकिन 1634 में मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी, न्यू इंग्लैंड, जो कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ये इंग्लैंड के बारे में नहीं, नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है बच्चों, में कुछ और ही हुआ था। क्या हुआ था सर? इनविजिबल वॉरियर्स ने हिस्ट्री को शेप किया था। इनविजिबल वॉरियर्स? ये कैसे सर? अरे दोस्त, सर बात कर रहे हैं जर्म्स की। थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब होता है जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया या इन्फेक्शंस जो जानबूझकर या अनजाने में फैलाकर दुश्मन को कमजोर बनाते हैं
और उन्हें खत्म करते हैं। जॉन विंथ्रॉप, जो पहले गवर्नर थे मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के, ने नोटिस किया कि स्मॉल पॉक्स नेटिव अमेरिकन के बीच स्प्रेड हो रहा था और रिजल्ट मैसिव डेथ्स। कम्युनिटीज वीक हो रही थी और कॉलोनिस्ट ने लैंड इजीली टेक ओवर कर लिया। हिस्टोरियन एल्फ्रेड क्रॉसबाय इस फिनोमेना को कहते हैं इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म, यानी यूरोपियन जर्म्स एकदम एक्सीडेंटल बट सुपर इफेक्टिव बायोलॉजिकल वेपन्स बन गए। कॉलोनिस्ट ने इस एपिडेमिक को डिवाइन अप्रूवल समझा, जैसे गॉड उनके साइड में है, लेकिन असली हीरो या विलन वो तो अलग अलग पार्टीज के अलग अलग गेन्स और लॉसेस के अकॉर्डिंग समझा गया। स्मॉल पॉक्स और यूरोपियन डिजीजेस, बायोलॉजी ने आर्मी से ज्यादा काम किया फॉर द कॉलोनिस्ट टू कॉलोनाइज द नेटिव अमेरिकन। और ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है, इसीलिए डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स किल्ड मोर पीपल देन गन्स और आर्मीज। ये स्प्रेड यूरोपियन एक्सपेंशन और कॉलोनाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। तो याद रखना है बच्चों, हिस्ट्री सिर्फ किंग्स, बैटल्स और ट्रेटीज की कहानी नहीं है। इनविजिबल माइक्रोब्स भी एक स्टारिंग रोल प्ले करते हैं। करेक्ट सर। अब स्क्रीन पर फिगर 5 में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बट सैड पार्ट ऑफ हिस्ट्री देखने वाले हैं। स्लेव्स फॉर सेल 1851 न्यू ऑर्लियंस। सो सैड सर। वेरी ट्रू बेटा। हाँ सर, स्लेव ट्रेड तो बहुत दुखदायक है। करेक्ट बच्चों। अभी थोड़ा सा इस पे हम चर्चा और करेंगे। ओके सर, ये इलिस्ट्रेशन एक स्लेव ऑक्शन को दिखा रहा है। यहाँ मेन, वुमेन और चिल्ड्रन लाइन में खड़े हैं ताकि प्रोस्पेक्टिव बायर्स उन्हें इंस्पेक्ट कर सकें और खरीद सकें। ऑक्शन में प्रेजेंट लोग हैं। स्लेव्स की बात की जाए तो 2 चिल्ड्रन, 4 वुमेन और 7 मेन। बायर्स मेन हैं जो टॉप हैट्स और सूट्स पहने हुए रेडी टू परचेज मुद्रा में खड़े हैं। देख पा रहे हैं आप? हाँ सर। ओके बच्चों, स्लेव्स को उनके बेस्ट क्लोथ्स पहनाए जाते थे, जैसा कि आप लेफ्ट हैंड पे आप स्लेव्स को सूट्स और हैट लगा के बैठे हुए और खड़े होते हुए देख पा रहे होंगे। राइट सर। ये उनको इसलिए पहनाए जाते थे ताकि वो बायर्स को ज़्यादा अपीलिंग लगे और उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ सके। ये प्रैक्टिस एकदम इनह्यूमन और डीह्यूमनाइजिंग थी। ट्रू सर। राइट बेटा। स्लेव्स को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, बाय और सेल किया जाता था। यहाँ तक कि फैमिलीज का सेपरेशन वॉज सो कॉमन, क्योंकि मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को अलग अलग सेल किया जाता था। माय गॉड सर, कितना ट्रॉमेटिक होता होगा ये। सच में बच्चों, अगर आपको आपकी फैमिली से जिंदगी भर के लिए अलग कर दिया जाए और स्लेव जैसा आपके फैमिली मेंबर्स को काम कराया जाए तो कितना पेनफुल लगेगा। ट्रू सर। सर, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। बेटा, नहीं गुस्सा आना चाहिए। सैड तो था, लेकिन वो अलग दौर था। इसीलिए तो हम सब ने मिलके मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में समझा कि कैसे दुनिया को इवॉल्व किया गया, बेहतर रूप में डेवलप किया गया। तब तो आज ये चीज़ों का एंड हो चुका है। ट्रू सर। ठीक है, इससे हमें समझ आता है कि उस टाइम की सोसाइटी किस तरह से स्ट्रक्चर की गई थी। ओके सर। स्लेवरी लीगली सैंक्शनड और सोशली एक्सेप्टेड थी कुछ पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में। इकोनॉमिक प्रॉफिट, ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। स्लेव ऑक्शंस पब्लिक इवेंट्स थे जो स्लेवरी की स्केल और नॉर्मलाइजेशन को दिखाते हैं। ये इमेज एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स बहुत ही पेनफुल और हार्श तो थे, और ह्यूमन बींग्स का ट्रीटमेंट कभी कभी सिर्फ प्रॉपर्टी जैसा होता था, जो नहीं होना चाहिए था। वेरी ट्रू सर। ओके बच्चों, और अब हमारे इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जो कि एक क्वेश्चन के रूप में डिस्कस फॉर्म में आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जिसमें हम एक इंटरेस्टिंग आइडिया डिस्कस करने वाले हैं। Why historians say the world shrunk in the 1500s? और हाँ, ये लिटरल श्रिंकिंग नहीं है, बस एक मेटाफर है बच्चों। समझ गए सर? ओके। जब हिस्टोरियंस कहते हैं वर्ल्ड श्रंक इन द 1500s,
इसका मतलब है कि डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ज़्यादा कनेक्टेड हो गए और ग्लोब छोटा लगने लगा। ये कनेक्शन हुआ ट्रैवल, ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज़ और पीपल के थ्रू। यूरोपियन सी वॉयजेस, सेलर्स ने यूरोप से एशिया के लिए सी रूट्स डिस्कवर किए, अराउंड अफ्रीका और अटलांटिक क्रॉस करके अमेरिकाज तक पहुंचे। मतलब कॉन्टिनेंट्स जो पहले आइसोलेटेड थे अब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। ट्रेड एंड एक्सचेंज, स्पाइसेस, सिल्क, सिल्वर और क्रॉप्स, अब लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करते थे। सिर्फ गुड्स ही नहीं, नॉलेज, रिलीजियस आइडियाज और टेक्नोलॉजी भी स्प्रेड होने लगा। इम्पैक्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड डिजीज, यूरोपियंस के साथ डिजीजेस भी पहुंचे, जैसे स्मॉल पॉक्स इन द अमेरिकाज। ये डिजीजेस नेटिव पॉपुलेशंस को बहुत इफेक्ट करते थे और यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट बहुत इजी होता जा रहा था। माइग्रेशन एंड सेटलमेंट, लोग माइग्रेट करने लगे या फोर्सफुली मूव होने लगे। इंस्लेव्ड अफ्रीकन्स, यूरोपियन सेटलर्स, ऑल लिंकिंग रीजन्स सोशली और इकोनॉमिकली। इन शॉर्ट बच्चों, वर्ल्ड श्रंक इसलिए बिकॉज जोग्राफिकल डिस्टेंसेस मैटर्ड लेस। डिस्टेंट रीजन्स अब इकोनॉमिकली, कल्चरली और पॉलिटिकली इंटरकनेक्टेड हो गए फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। सो कंक्लूड करते हुए बच्चों, आप सोचो दुनिया पहले कितनी बड़ी और अलग अलग लगती थी और फिर 1500s में सडनली वर्ल्ड श्रिंक हो गई। यूरोपियन सेलर्स ने एशिया के सी रूट्स डिस्कवर किए, अमेरिका तक पहुंचे और कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर दिया। स्पाइसेस, सिल्वर, पोटैटोज और इवन स्पैगेटी ने हमारी जिंदगी को लिटरली चेंज कर दिया। लेकिन हर कहानी के दो साइड्स होते हैं। डिजीजेस ने नेटिव अमेरिकन को डिवास्टेट किया, मतलब बर्बाद किया, जैसा कि हमने बॉक्स 1 में देखा। और स्लेवरी ने ह्यूमंस को प्रॉपर्टी बना दिया, जैसे 1851 का न्यू ऑर्लियंस ऑक्शन जो फिगर 5 में हमने देखा। ये हमें याद दिलाता है कि ग्लोबल कनेक्शन सिर्फ ट्रेड और कल्चर के लिए नहीं बल्कि पावर और एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी यूज हुए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई नई चीज ट्राई करो, कोई फूड, आइडिया या कल्चर, याद रखें हिस्ट्री ने हमें दिखाया है जैसे जैसे डिस्कवरी, ट्रेड और जर्नी बढ़ती गई, ग्लोबलाइजेशन से हमारी दुनिया छोटी होती गई, मतलब मोर रीचेबल एंड कनेक्टेड होती गई। टाइम के साथ उनका स्केल, स्पीड और इम्पैक्ट बढ़ता गया और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रिजल्ट, आज हम एक ट्रूली ग्लोबलाइज्ड एंड एडवांस वर्ल्ड में जी रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस। और इसी के साथ बच्चों आपके सिलेबस के पोर्शन का एंड होता है। वाओ सर, मजा आ गया। हाँ सर, ट्रूली नाउ दिस चैप्टर इज लुकिंग सो सिंपल। सर 100% स्कोरिंग। बहुत बढ़िया बच्चों, शुक्रिया। तो बच्चों चैप्टर एंड करते हुए, जैसा मुझे आपके फीडबैक से ऑलरेडी लग रहा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ध्यान से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट कुमार सर के साथ, और लाओ 10th बोर्ड्स में मार्क्स सबसे ज़्यादा और बिंदास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।